नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अनुसूची 4 तक और आज हम लोग अनुसूची 5 से शुरू कर रहे हैं। तो अनुसूची 4 तक में हम लोगों ने अनुसूची 1, 2, 3, 4 और अनुसूचियाँ क्या होती है इन बातों का व्याख्या किया गया था इससे पिछले वाले वीडियो में। और आज आपको अनुसूची 5 से लेकर अनुसूची 12 तक बताया जाएगा और उनसे संबंधित जो जितनी सारी बातें होगी वो सारी बातें आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग अनुसूची समझने की ओर। भारतीय संविधान का अनुसूची 4 तक हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 5 के संबंध में। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र का चर्चा किया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में किया गया है। अनुसूची 5 का जो चर्चा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 सब क्लूज 1 में बतलाया गया है। मतलब क्या, अनुच्छेद 244(1) के तहत या अनुच्छेद 244(1) में भारतीय संविधान की अनुसूची 5 का चर्चा किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख है, जिसके तहत मतलब क्या, अनुसूची 5 के तहत TAC का गठन किया जाता है। मतलब क्या, एक परिषद बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी का मतलब है परामर्श और काउंसिल का मतलब होता है परिषद। मतलब क्या, अनुसूचित जनजाति के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है। इस TAC में कुल 20 सदस्य होते हैं। इस TAC में कुल 20 सदस्य होते हैं। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि यह 20 सदस्य कौन होगा। यह 20 सदस्य उस राज्य से अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट होंगे उस राज्य के व्यक्ति ही होंगे जिस राज्य में इसका गठन किया गया है। कितने व्यक्ति होंगे TAC में, तो TAC में कुल 20 व्यक्ति होंगे। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का राइट किसके पास है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार P मतलब राष्ट्रपति, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है। तो हम इस चीज को समझने के लिए हमें यह देखना है कि अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा। तो मान लीजिए यह हुए कौन, प्रेसिडेंट व्यक्ति हुए, यह मतलब क्या, ये हुए कौन, तो राष्ट्रपति महोदय ये हुए, ये बाबू साहब हुए राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय किससे परामर्श लेगा, तो राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेगा राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेगा किससे, तो राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेगा जी मतलब क्या, गवर्नर से। मतलब क्या, ये हुए राष्ट्रपति, ये हुए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति, इससे परामर्श लेगा किससे, गवर्नर से। अब आपके मन में आएगा कि परामर्श लेगा या सहमति लेगा या अनुमति लेगा। यदि आपसे कोई पूछे अनुमति सहमति, तो ना ही अनुमति होगा और ना ही सहमति होगा, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल से अनुमति लेकर काम नहीं करेगा। परामर्श का मतलब होता है सलाह लेना। सिर्फ सलाह ले सकता है कौन, तो राज्यपाल से। कौन लेगा, तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के गवर्नर से, उस राज्य के राज्यपाल से क्या करते हैं, परामर्श करते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र के संबंध अब रहा कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो क्षेत्र है वह किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए उस क्षेत्र का जनसंख्या मतलब क्या, उस क्षेत्र में बहुसंख्यक क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब क्या, उस क्षेत्र में बहुसंख्यक मतलब क्या, अधिक मात्रा में अनुसूचित जनजाति होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, संघनन क्षेत्र होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो। इसमें यह बतलाया गया है कि उस क्षेत्र को जिसका नियरेस्ट कोई राज्य या कोई डिस्ट्रिक्ट जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र जो है यह कोई एक राज्य नहीं होता है, यह राज्य के अंतर्गत, किसी राज्य के अंतर्गत घोषित किया हुआ एक क्षेत्र होता है। एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक गांव हो सकता है। अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित होता है वह पूरा राज्य घोषित नहीं होता है, वो कोई एक एरिया, कोई एक डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए बोला गया है कि अनुसूचित क्षेत्र उसे घोषित किया जा सकता है जिसका पड़ोसी राज्य
आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो या जिसका नजदीकी डिस्ट्रिक्ट या जिस डिस्ट्रिक्ट को घोषित करना है वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। उस क्षेत्र में जनजातियों की संख्या बहुसंख्यक के रूप में हो। बहुसंख्यक का मतलब क्या कि सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति ही हो उस क्षेत्र में, एक दो अदर कास्ट के छोड़कर। और संघनन क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को राष्ट्रपति महोदय परामर्श लेकर, राज्यपाल के परामर्श लेकर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। किसके तहत? तो अनुसूची 5 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 244(1) सब क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति महोदय अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो अनुसूची 5 के तहत हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में। अब हम लोग देखेंगे अनुसूची 6। अनुसूची 6 के अंतर्गत AM/TM का चर्चा किया गया है। AM/TM का मतलब यह हुआ असम, M मतलब मेघालय। इसी मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड, मतलब क्या पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किया जाता है, तो मेघालय को। और भारत में सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ होता है? मेघालय में। T मतलब क्या? त्रिपुरा। और M मतलब क्या? मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्य अनुसूची 6 के अंतर्गत 4 राज्य के संबंध में चर्चा किया गया है। जबकि अनुसूची 5 के अंतर्गत इन 4 राज्यों को छोड़कर बातें बतलाई गई है। तो अनुसूची 6 में इन 4 राज्यों के साथ लिख दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किसके तहत? तो अनुसूचित 6 के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपके एग्जाम में मिजोरम के जगह पर मणिपुर भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पर मणिपुर होगा, यहाँ पर मिजोरम होगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ना कि मणिपुर। इन 4 क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अब बात रही कि अनुसूची 6 का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 244 सब क्लोज 2, मतलब क्या? अनुच्छेद 244 का क्लोज 2 में है अनुसूची 6 का चर्चा, जबकि 244(1) में किसका चर्चा है? तो अनुसूची 5 का चर्चा है। अनुसूची 5 के अंतर्गत भारत में कुल 10 राज्यों को, 10 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र भारत में कुल कितने राज्यों को घोषित किया जा सका है? तो 10 राज्यों को। कौन कौन सा राज्य है अनुसूची 5 के अंतर्गत? हम लोग बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश, M मतलब महाराष्ट्र, मतलब मुंबई, G मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, C मतलब छत्तीसगढ़, मतलब क्या? असम, उसके बाद महाराष्ट्र, और इसी एक M से हम मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। मतलब क्या? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और 2-4 राज्य को मिलाकर टोटल 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है अनुसूची 5 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत अनुसूची 7 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति को बंटवारा किया गया है, जिसके तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पर से एक प्रश्न बनेगा कि अनुसूची 7 का चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 246 मतलब क्या? अनुच्छेद आर्टिकल 246 अनुच्छेद 246 के अंतर्गत अनुसूची 7 का चर्चा किया गया है, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। जिसके तहत अनुसूची को 3 सूची में डिवाइड किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब यह हुआ वैसा सब्जेक्ट या वैसा विषय जिस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं एक एग्जांपल रेलवे के संबंध में नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक और रिटायरमेंट से लेकर रेलगाड़ी की व्यवस्था करने तक टोटल काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। हाँ, प्रत्येक स्टेट से रेलगाड़ी की पटरियां गुजरती है, उसका सुरक्षा करना उस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन रेलवे का सुरक्षा करना, रेलवे से संबंधित कोई भी कार्य करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे टेलीफोन यह भी सब्जेक्ट है, टेलीफोन यह सब्जेक्ट भी है किसका? यह भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। राज्य सूची का मतलब हुआ स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन का मतलब यह कि प्रत्येक स्टेट का अपना अपना पुलिस होता है। जैसे बिहार राज्य पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, उसका वेतन भत्ता जो भी है वह टोटल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। और राज्य सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य का देखभाल करना स्टेट गवर्नमेंट का यह इशू है। मतलब क्या कि राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि जो विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो संघ सूची में वर्तमान समय में लगभग 100 विषय हैं। 100 विषय मतलब कि 100 सब्जेक्ट संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची स्टेट गवर्नमेंट। अब समवर्ती सूची का मतलब वैसा विषय जिस विषय पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बनाए, लेकिन यदि दोनों के कानून बनाने के तत्पश्चात यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तब उस परिस्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून फॉलो होगा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून फॉलो नहीं होगा। कंडीशन यह होना चाहिए कि दोनों का विषय एक ही हो। जिस प्रकार से मान लीजिए यदि कोई दंगा हुआ, मान लिया जाए कि स्टेट गवर्नमेंट में यदि कोई दंगा हुआ और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कोई कानून बनाया है कि दंगा जो किया उसे फांसी दे दिया जाए। मतलब हमें यह समझना है, ना कि वास्तव में ऐसा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। और इसी दंगा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि जो दंगा करेगा यदि वो पकड़ा गया और उसके खिलाफ यदि एविडेंस है, मतलब सबूत है, तो उस व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में सेंट्रल का कानून फॉलो होगा, ना कि स्टेट का कानून फॉलो होगा। स्टेट का कानून तब फॉलो होगा यदि यह सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का है तब। जिस प्रकार से आप इलेक्शन के टाइम में देखते हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो आर्मी को बुलाया जाता है, तो उस समय जो हमारे मिलिट्रियन आते हैं हमारे स्टेट में इलेक्शन करवाने के लिए, तो उसकी मांग राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय से करते हैं और राष्ट्रपति महोदय का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह लायबिलिटीज है कि इलेक्शन के दरमियान प्रोटेक्शन प्रदान करवाए। उस समय यदि किसी भी मिलिट्रियन का या कोई भी घटना घटित होता है तो इसके लिए जिम्मेवार है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री जो है, आर्मी जो है, वह राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो समवर्ती सूची का मतलब यह कि वैसा सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट पर दोनों कानून आ सकता है और विवाद की स्थिति में राज्य का कानून क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा स्वतः, और संघ का कानून फॉलो हो जाएगा। इस बात का चर्चा 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। अब हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
क्या किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कौन सी एक ऐसी भाषा है जो किसी राज्य की राजकीय भाषा है लेकिन उसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है? तो वह भाषा है अंग्रेजी। मतलब क्या अंग्रेजी जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह नागालैंड की राजकीय भाषा है, फिर भी उसे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। चर्चा चल रहा है कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया। मैथिली एक लैंग्वेज है जो मिथिलांचल में बोला जाता है और मैथिली को 92 अमेंडमेंट मतलब क्या 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब क्या मैथिली जो लैंग्वेज है वह एक संवैधानिक भाषा है, जबकि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज संसदीय भाषा जो है संसद द्वारा आर्टिकल 120 मतलब क्या आर्टिकल 120 में यह लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का जो कार्य होगा वह एच और ई मतलब क्या हिंदी और इंग्लिश में होगा। इतने सारे बातों का उल्लेख होते हुए भी या होने के बावजूद भी इंग्लिश को 22 भाषाओं की संज्ञा में या संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 9। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन, और संपत्ति। अनुसूची 9 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन, संपत्ति के संबंध में चर्चा किया गया है। किसके तहत? अनुसूची 9 के अंतर्गत। अनुसूची 9 के अंतर्गत कुल 284 कानूनों का चर्चा किया गया। अनुसूची 9 के अंतर्गत कुल 284 कानूनों का चर्चा किया गया है। पहले ऐसा था, क्या था कि अनुसूची 9 में रखे गए विषय वस्तु पर न्यायालय के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, लेकिन 2007 के बाद 2007 में जो विवाद आया था उस केस के बाद 2007 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी बात पर यदि वह बात आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट का यदि वह हनन कर रहा है तो उस बात पर भारतीय न्यायपालिका के द्वारा मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अब वर्तमान में 9वीं अनुसूची में उल्लेखित बातों पर भी न्यायपालिका निर्णय दे सकती है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अब फिर मन में एक प्रश्न आया कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 1951 में जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट के तहत? तो फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत, पहला संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब बात रहा 10वीं अनुसूची। अनुसूची 10। अनुसूची 10 के अंतर्गत दल बदल अधिनियम 1985। अनुसूची 10 के अंतर्गत यह बतलाया गया है कि दल बदल अधिनियम एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अनुसूची 10 जो है यह भारतीय संविधान में 1985 में जोड़ा गया। कहने का मतलब यह है कि दल बदल अधिनियम जो है वर्तमान में यह मूल संविधान में नहीं था। शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या भारतीय संविधान के पिता जिन्हें हम लोग बोलते हैं अम्बेडकर साहब को, उन्हें यह पता नहीं था
कि हमारे भारत में कुछ व्यक्ति तुच्छ राजनीति करने वाले भी होते हैं, उन्हें यदि आशंका रहती तो वह इस बात का चर्चा कर दिए होते। लेकिन 1967 के बाद या 1967 में ही मतलब क्या 60-70 के दशक में 60-70 के दशक में हरियाणा में गया सिंह नाम के एक व्यक्ति थे जो 15 दिन के अंतराल पर मतलब क्या 15 दिन में लगभग 3 से 4 पार्टी उन्होंने चेंज किया था। उसके बाद यह चर्चा आया आयाराम और गयाराम, और आयाराम और गयाराम जो राजनीतिक जो मुद्दा बना है, नारा बना है आयाराम गयाराम, उसी आयाराम और गयाराम के बाद ऐसी घटनाएं भारत के राजनीति में घटती रही। इस घटना को रोकने के लिए राजीव गांधी जी के द्वारा, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी जी के द्वारा 1985 में दल बदल अधिनियम लाया गया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 52 अमेंडमेंट मतलब क्या 52वां संविधान संशोधन था। वो कौन सा? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल अधिनियम जोड़ा गया, जिसके तहत यह नियम बनाया गया कि 1/3 मेंबर यदि किसी पार्टी के किसी अन्य पार्टी में मिल जाता है तो उसे दल बदल अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कब? तो 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत कितना मेंबर? तो 1/3 मेंबर। जबकि 91 अमेंडमेंट 51वां संविधान संशोधन के तहत इस दल बदल अधिनियम में अमेंडमेंट कर दिया गया। क्या अमेंडमेंट किया कि 1/3 की जगह पर 2/3 कर दिया गया। मतलब क्या 2/3 सदस्य यदि किसी पार्टी के किसी अन्य पार्टी में जाकर मिलते हैं तो उसे दल बदल अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यदि 2/3 से कम सदस्य किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल जाते हैं तो उसे दल बदल अधिनियम के तहत निर्योग्य घोषित किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझना है हमें कि दल बदल अधिनियम के तहत मेंबर को डिस्क्वालीफाई कौन घोषित करता है। तो दल बदल अधिनियम के तहत यदि आप एमपीज हैं या आप एमएलएज हैं, मतलब कि यदि आप विधायक हैं या आप सांसद हैं, यदि आप विधायक हैं और विधानसभा के मेंबर हैं तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास यह राइट है। तो विधानसभा अध्यक्ष के पास यह राइट है कि वह उस व्यक्ति को, उस विधायक को सदन में बैठने से मना करे, मतलब क्या उसे डिस्क्वालीफाई कर दे। यदि आप विधान परिषद के मेंबर हैं तो विधान परिषद के अध्यक्ष के पास यह राइट है। यदि आप लोकसभा के सदस्य एमपीज हैं तो लोकसभा स्पीकर के पास यह राइट है। यदि आप राज्यसभा के मेंबर हैं तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास यह पावर है, मतलब क्या प्रदेश सभापति के पास यह पावर है कि वह आपको निर्योग्य घोषित कर सकता है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, आप अभी हाल ही में घटना घटी थी 2018 में कर्नाटका चुनाव में, और 2020 में अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था, तो मध्य प्रदेश में जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपने 21 या 22 सांसदों के साथ, अपने 21 या 22 विधायकों के साथ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कभी या हमेशा कह सकते हैं राहुल गांधी के दाहिने हाथ, मतलब क्या राहुल गांधी के सबसे प्रेमी दोस्त हुआ करते थे, आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। मतलब क्या उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 21 या 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गया। यदि कांग्रेस इस बात के लिए विधानसभा में जाकर यदि वो विधानसभा स्पीकर को इस बात से यदि वो आहत करवाते हैं, मतलब क्या जानकारी प्राप्त करवाते हैं, तो विधानसभा स्पीकर के पास यह राइट है कि उन 21 से 22 सांसद विधायकों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है वह ना ही विधायक हैं, वह ना ही सांसद थे। अब वह सांसद हो गए लगभग इसलिए क्योंकि चुनाव तो भी हुआ नहीं,
लेकिन उन्हें ऐसा आसार लगाया जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा से बीजेपी के द्वारा खड़ा करवाया जाएगा, मतलब क्या राज्यसभा में सीट दिया जाएगा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ना ही सांसद थे ना ही वो विधायक थे, वर्तमान में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव वो हार गए सांसद का, और वो विधायक का चुनाव कभी लड़ते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री भी थे। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में लगभग 230 सीट है, मध्य प्रदेश में विधानसभा का लगभग 230 सीट है। तो क्या बोल रहा है कि 2/3 2/3 से यदि कम सदस्य दूसरे पार्टी में जाकर मिल जाती है तो उस सदस्य को निर्योग्य घोषित किया जा सकता है विधानसभा स्पीकर के द्वारा। तो यहाँ पर 2/3 तो दूर की बात है, यहाँ पर कम से भी कम, बहुत कम, मात्र 21 मेंबर इस कांग्रेस को छोड़कर यहाँ आ गई, कहाँ? बीजेपी में आ गई। तो विधानसभा स्पीकर के पास राइट है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। यही घटना हुआ था कर्नाटक के चुनाव में, कुमारस्वामी और कांग्रेस मिलकर 2018 में कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई, जबकि उस इलेक्शन में कर्नाटक में लगभग 105 सीट बीजेपी को मिला था। मतलब क्या, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कर्नाटक में भी बीजेपी ही उभरी और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ही उभरी थी, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण वहां पर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी और कर्नाटक में भी नहीं बना पाई थी। इस कंडीशन में 2018 में क्या हुआ, जेडीएस और कर्नाटक में कांग्रेस मिलकर कर्नाटक में क्या हुआ, मंत्रालय बनाया, मतलब क्या, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया गया, मतलब क्या, सरकार बना ली। लेकिन वहां पर फूट डालकर या जिस भी प्रकार से हो बीजेपी के पास फिर बहुमत आया और वहां के जो मुख्यमंत्री थे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और तब आकर वहां के मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जबकि कुमारस्वामी जी के पास मात्र 34 सीट आया था उस इलेक्शन में। तो कहने का मतलब यह है कि दल बदल को रोकने के लिए, तुच्छ राजनीति से बचने के लिए भारत के संविधान में दल बदल अधिनियम लाया गया था। तो अब जब कोई पूछे आपसे कितना, तो 2/3 किस अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट, 91 अमेंडमेंट जब भी पूछे तो वर्ष होगा 2003। अब इस 91 अमेंडमेंट 1951 से एक प्रश्न बन जाएगा, अब आप बना लीजिए। 1951 में ही राजीव गांधी जी को भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न दिया गया। मतलब क्या, 52 अमेंडमेंट जिसके द्वारा लाया गया उन्हें 1991 में राजीव गांधी जी को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत को जोड़ा गया, और पंचायत जो जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 73 अमेंडमेंट के तहत। 73 अमेंडमेंट 1992, 1993, मतलब क्या 1992-93 में यह लागू कब हुआ था, तो 24 अप्रैल। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान में अनुसूची 11 कब जोड़ा गया, तो अनुसूची 11 73वां 73 अमेंडमेंट के तहत 1992 में जोड़ा गया, जबकि यह लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके तहत पंचायत को कुल 29 विषय, इसके तहत पंचायत को कुल 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया। किसके तहत? 73 अमेंडमेंट तहत पंचायत को कुल 29 विषय दिया गया कार्य करने के लिए। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका का चर्चा किया गया है, जो भारतीय संविधान में 74 अमेंडमेंट 74वां संविधान संशोधन के तहत
1992, 1993 में लाया गया था। कौन सा? तो 74 अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत नगर पालिका का चर्चा किया गया और नगर पालिका को कुल 18 विषय, नगर पालिका को कुल कितना विषय दिया गया कार्य करने के लिए? तो नगर पालिका को कुल 18 विषय दिया गया भारतीय संविधान के अनुसूची 12 के तहत कार्य करने के लिए। पंचायत जो है, पंचायत के तहत कुल कितना विषय था? तो पंचायत के तहत कुल 29 विषय था। तो अनुसूची 1 में क्या था? तो भारत जो है वह राज्यों का संघ है, मतलब क्या, भू क्षेत्र उसका मिलाकर वो उसका राज्य है। अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता, पेंशन। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ व प्रतिज्ञा। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा राज्यवार। अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूची 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 5 के अंतर्गत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया, जिसके तहत कुल 20 सदस्य उसमें होते हैं। किसमें? TAC में। अनुसूची 5 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और भारत में वर्तमान में कुल 10 राज्य ऐसे हैं जिसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के परामर्श पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये सभी राज्य अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये क्षेत्र अनुसूची 5 के अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब क्या? अनुसूची 5 के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वह क्षेत्र अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुसूची 6 के अंतर्गत स्वायत्त शासी परिषद का गठन किया जाता है, स्वायत्त शासी निकाय का गठन किया जाता है। किसके तहत? तो अनुसूची 6 के अंतर्गत। अनुसूची 7 में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसके तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से मैथिली 92 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है और अंग्रेजी जो राजकीय भाषा होने के बावजूद भी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उसे जगह नहीं दिया गया है। 9वीं अनुसूची, फर्स्ट ऑफ अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला संविधान संशोधन भारतीय संविधान का 1951 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत कुल 284 कानून लॉ उसमें समाहित है और जो भूमि अधिग्रहण, जमींदारी उन्मूलन और संपत्ति के संबंध में चर्चा करता है, जिसमें यदि कोई विषय रखा जाता था तो उसमें उस विषय को लेकर न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि 9वीं अनुसूची में रखे गए बातों को भी न्यायपालिका पुनरीक्षण कर सकता है। 10वीं अनुसूची, दल बदल अधिनियम। 11वीं अनुसूची, पंचायती राज। पंचायत का मतलब यह हुआ, यह महात्मा गांधी जी का फिलॉसफी था। मतलब क्या? पंचायत जो है, स्थानीय स्वशासन जो है, वो महात्मा गांधी की देन है भारतीय संविधान में। आपसे जब भी पूछे कि महात्मा गांधी की झलक भारतीय संविधान में किस भाग में दिखता है, तो भाग 4 में DPSP में महात्मा गांधी का झलक दिखाई देता है। और पंचायत जो है, स्थानीय स्वशासन, वो यदि एशियन हिस्ट्री जो है तो स्थानीय स्वशासन चोल वंश की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी महान उसकी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन किसकी? तो चोल वंश की, जिसके तहत पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत पंचायत को 29 सब्जेक्ट कार्य करने के लिए दिया गया। 74 अमेंडमेंट नगर पालिका को 12वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसके तहत नगरपालिका कुल 18 सब्जेक्ट कार्य करने के लिए दिया गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर रहा भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा। मतलब क्या? अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद, मतलब क्या? भाग एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक।
और अनुसूची एक, अनुच्छेद 1 से ले 1 एंड 4, 1 एंड 4, अनुसूची 1, 1 एंड 4। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। तो अब हमें देखना है कि किस अनुच्छेद में क्या है। तो अनुच्छेद 1 में बतलाया गया है, अनुच्छेद 1 में बतलाया गया है कि भारत जो है वह संघ राज्य क्षेत्र है। राज्य लिख देते हैं यहाँ पे। 2 में दिया गया है, अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। नंबर 3 दिया गया है नए राज्यों का गठन। और नंबर 4 मतलब अनुच्छेद 4 में दिया गया है, क्या दिया गया अनुच्छेद 4 में? तो इसके लिए मतलब क्या, अनुच्छेद 2 और 3 के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। साधारण बहुमत से संसद संशोधन करके किसी भी राज्य को गठन कर सकता है। तो हम लोगों का चर्चा है भाग अनुच्छेद 2 और 3 पर। 2 का कहने का मतलब है जो राज्य भारत में नहीं है, मतलब मान लीजिए यह क्षेत्र, यह पूरा मानिए इंडिया का यह पूरा है, यह पूरा बाउंड्री के अंदर मेरा प्यारा भारत स्थित है। और यहाँ पर है कौन? तो यहाँ पर मान लीजिए बांग्लादेश का कोई हिस्सा है, या मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका का कोई टापू है, अरब सागर में कोई टापू उत्पन्न हो गया और भारत सरकार ने ऐसा प्रयास किया कि उस टापू को हम एक अपना नया राज्य बनाएंगे। तो यह काम जब किया जाएगा तो यह काम किया जाएगा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। लेकिन अपने बाउंड्री के अंतर्गत, मतलब कि अपने ही देश में जो राज्य है उस राज्य के क्षेत्रों में आवंटन करके। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य के निर्माण करने के लिए भूभाग मिलाकर भूभाग अलग करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्षेत्रों का विस्तार करके, क्षेत्रों को बढ़ाकर, नंबर 4 नाम परिवर्तन, नंबर 5 सीमा बढ़ाकर या घटाकर। मतलब क्या, नए राज्यों का जो गठन होगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, उसके तहत यह बोला गया है भूभाग मिलाकर, भूभाग अलग करके या भू क्षेत्र अलग करके, क्षेत्रों को बढ़ाकर, उस राज्य के नाम में परिवर्तन करके या सीमा बढ़ाकर एक नया राज्य का निर्माण किया जा सकता है भारत में। अनुच्छेद 2 का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे सिक्किम। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत सिक्किम, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल करंट में ले सकते हैं हम तेलंगाना या जम्मू एंड कश्मीर। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, भूभाग मिलाकर, सीमा घटाकर, नाम में परिवर्तन करके, क्षेत्र को घटा बढ़ाकर, इसके इस तरह से कार्य करके नए राज्यों का हम निर्माण करेंगे। तो अब आपसे प्रश्न आएगा कि मान लीजिए हमें आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करना है, तो यह कार्य कौन करेगा? पी मतलब प्रेसिडेंट, आप बना दीजिए इस प्रकार से प्रेसिडेंट को। यह हो गए हमारे राष्ट्रपति महोदय, यह हो गए राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के VS से, राष्ट्रपति महोदय उस राज्य के VS से परामर्श लेकर, मतलब क्या, उस राज्य के विधान मंडल से। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा किसी राज्य का गठन करना है हमें, तो किसकी पूर्व अनुमति से उस विधेयक को संसद में रखा जाता है? तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में वो विधेयक रखा जाता है। मतलब क्या, नए राज्यों के गठन करने का राइट किसके पास है, मतलब अधिकार किसके पास है?
किसके पास है, तो वह है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में रखा था। अब यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से पहले उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को, उस बिल को किसके पास भेजता है। ऑप्शन फर्स्ट, उस राज्य को या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के विधान परिषद को। तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज करेंगे और यहाँ पर वो लगाएंगे राज्यपाल। तो राज्यपाल यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा विधानमंडल, ना ही विधान परिषद होगा। मतलब क्या, राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को भेजेगा विधानमंडल के पास सिर्फ परामर्श देने के लिए, ना कि अनुमति ना सहमति। यदि वह राज्य का विधानमंडल मतलब क्या विधानसभा, यदि वह उस प्रस्ताव पर, सब्जेक्ट पर कोई निर्णय देता है, उसके लिए कितना दिन उसे निर्णय देना है, नियत समय। नियत समय का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उस नियत समय को राष्ट्रपति महोदय बढ़ा सकते हैं। उस नियत समय को राष्ट्रपति महोदय बढ़ा भी सकते हैं। किस नियत समय को, जिस समय के लिए वह उस प्रस्ताव को उस राज्य के विधानमंडल को भेजे हैं, उस नियत समय तक यदि वह राज्य का विधानमंडल उस प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं कह पाया है, तो राष्ट्रपति महोदय कुछ और टाइम बढ़ा देंगे कि लीजिए अब आप इतना समय के अंतर्गत आप बोलिए। यदि वह उसमें भी नहीं कुछ बोलता है तो वह प्रस्ताव स्वतः समझा जाएगा कि मान्य हो गया है और पार्लियामेंट में रखा जाएगा, मतलब संसद के द्वारा राज्यों का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि राज्य यदि बोले तो भी सही है, नहीं बोले तो भी सही है।